वेलकम टू CSS लाइब्रेरी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का बजट जो कि नेशनल असेंबली में पेश किया गया है 9 जून को। ठीक है, पाकिस्तान का फिस्कल ईयर जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, इस साल का भी 1 जुलाई से 30 जून तक फिस्कल ईयर हमारा रहेगा 2023 टू 2024 तक। उससे पहले हमारा एक इकोनॉमिक सर्वे आता है जो कि हमारे पूरे साल की रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, उसमें हमने अपना सारा बताया होता है कि इन्फ्लेशन हमारी कितनी हाई गई है। ठीक है, उसमें हमारी जीडीपी बताते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी रिड्यूस हुई है। और इसी साल में जो आया है सर्वे लास्ट ईयर का, उसमें बता रहे हैं, उसमें मैंने बताया है आपको अपनी लास्ट वीडियो में कि कितना हमारा हाईएस्ट जो है वो इन्फ्लेशन गई है, कितनी हमारी जो जीडीपी है वो रिड्यूस हुई है। 0.29% में हमारी जो जीडीपी है वो चली गई है। नेगेटिव में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ चली गई है। हमारा सर्विसेज सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वो 2021 और 2022 से कितना रिड्यूस हो गया और वो किस वजह से हुआ है और क्या हमारा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये मैंने सारा आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो तो बेल आइकन में आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का बजट जो कि नेशनल असेंबली में पेश हुआ है। इसमें हम सारा बताएंगे कि क्या इनकम, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या बजट है, क्या डेफिसिट है, ये हम सारा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम बजट को डिस्कस कर लेते हैं कि बजट क्या है। हमारे घर में आमदनी आती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे अखराजात कितने हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बजट की कितनी हमारी आमदनी आती है, इनकम, और फिर उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर किसी पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हमारा जो बजट आता है वो भी ऐसे ही 1 साल के लिए जो हमारा बजट आता है तो हमारे उसमें कितनी इनकम होगी और उसमें से हमारे एक्सपेंडिचर कितने होंगे। ठीक है, उसमें हमारा फिर सरप्लस होता है अगर पैसे बचते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे मेरी तनख्वाह 100 और मेरे घर के खर्चे 60। ठीक है, तो मेरे पास 40 रुपये बच रहे हैं, दिस इज अ गुड न्यूज़। तो ये मेरे पास सरप्लस हो गया। ठीक है, और अगर मेरी इनकम ही आमदनी मेरी 100 रुपये, ठीक है, और मेरे अखराजात 150 रुपये जा रहे हैं, तो मेरे पास 50 रुपये वो मैं कहाँ से लाऊंगी? वो मैं किसी से उधार लूंगी, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, तो वो मेरे पास आ रहा है डेफिसिट। तो ठीक है, ये होती हैं कुछ टर्म्स जो होती हैं जो इकोनॉमी में हम अपनी पढ़ते हैं और फिर हमें अपने बजट में भी वो थोड़ी एक्सप्लेन करनी होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो इनकम है और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे पास कितने हैं। ठीक है, हमारे पास जो एक्सपेंडिचर हैं वो है 14,416 रुपीज़, ये बिलियंस में। ठीक है, 14,461 बिलियन रुपीज़ हैं। ठीक है, और ये हम अगर इसमें देखेंगे ट्रिलियन में 14.5 ट्रिलियन और डॉलर्स में 50 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, ये हमारे एक्सपेंडिचर यानी हमारे घर के अखराजात, हमारे पाकिस्तान के पूरे के अखराजात। ठीक है, कि हमारा कितना डेवलपमेंट में जाएगा, कितना अगर हमने किसी से कर्ज लिया हुआ है उसको देना होगा। ठीक है, कितना हम अपने हेल्थ पे लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे, दूसरे सेक्टर्स पे लगाएंगे, कितनी हम उसमें से सैलरीज प्रोवाइड करेंगे, पेंशन्स वगैरह, ये सारा एक्सपेंडिचर्स में से निकलेगा। उसके बाद हमारी इनकम। ठीक है, हमारे पास इनकम क्या है जिसमें से हम ये अपने एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनकम आएगी 9,200 9.2 ट्रिलियन और 2,963। ठीक है, ये दो टर्म्स जो हैं, 1 मिनट में आपको पेन से बताती हूँ। ठीक है, ये जो दो है ना, ये जो दो, एक ये, ठीक है, और एक ये हमारे पास है टैक्स रेवेन्यू और ये हमारे पास है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू यही जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो FPR के थ्रू हम लोग कलेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो इंटरप्राइजेस वगैरह से, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज वगैरह से जो हमारे पास आता है, मुल्क के पास आता है, वो है हमारे पास 2,963 बिलियन और 9,200 जो हैं बिलियन वो हमारे पास आएंगे हमारे टैक्स से। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज से। तो हाँ, आपको तो पता है कि 10th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें NFC अवार्ड अनाउंस हुआ था। NFC अवार्ड के थ्रू हम लोग जो हैं वो हर प्रोविंसेस को अपना अपना शेयर देते हैं। तो जो भी हमारे पास आता है, हमारी इनकम होती है, हम उसमें से अपने प्रोविंसेस को अलॉट करते हैं, कुछ मनी जो है वो अलॉट करते हैं। ठीक है, अगर ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें दादा के पास सारा खर्चा आता है तो वो थोड़े थोड़ा अपने बेटों को देगा ना। तो ऐसे ही हमारे जब मुल्क में सारी आमदनी आती है 9,200, तो उसमें से हम प्रोविंसेस को शेयर देते हैं 5,276 रुपीज़। ठीक है, ये पूरे प्रोविंसेस का शेयर निकल गया और हमारे पास फिर बचा 3,992 बिलियन रुपीज़। ठीक है, असल में ये जो हमारे पास शेयर निकलता है 5,200, ये एक पर्टिकुलर रेशो है, उसके हिसाब से निकलता है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ज्योग्राफी, एरिया, उसके हिसाब से हम निकालते हैं, ऐसे ही हम नहीं निकालते। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास इनकम है 9,200, उसमें से हमारे पास ये प्रोविंसेस का शेयर निकला, हमारे पास बचा 3,992 रुपीज़। ठीक है, बिलियंस में। फिर उसमें हमने नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी अपने ऐड किए, जाहिर सी बात है ये भी तो हमारे पास हमारे पैसे हैं। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बच रहे हैं 6,887
बिलियन रुपीस। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है, हमारे जो अखराजात हैं वो हैं 14,460। ठीक है, ये तो हमारे पास टोटल अखराजात हैं, और हमारे पास पैसे अब कितने बचे हैं? 6,887। जब हमारे टोटल अखराजात में से हमारे पास जो पैसे बचे हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास पैसे निकल आएंगे कि हमारे पास कितने पैसों की कमी हो रही है अपने अखराजात पूरे करने में। हमारे अखराजात इतने ज़्यादा है, हमारे पास इतने कम पैसे। अब ये पैसे हमारे पास और हमें चाहिए, हम कहीं से उधार लेंगे कि हम जो अपना डेफिसिट है वो हम अपना फुलफिल कर सकें। तो हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो बजट है ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले से पैसे पड़े हुए और फिर हमने ये सारा निकाल दिया। हमारे पास अभी तक पैसे आए ही नहीं है। अभी तो हम लोग डिसाइड करेंगे पूरे साल में कि हमारे पास कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है, फिर जाके ये सारा जो बजट है उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये जस्ट एक इमेजिनरी बजट, एक यूटोपियन टाइप का बजट आपको बना के पेश करके रख दिया गया है। दिस इज समथिंग लाइक पॉलिटिकल बजट। ये कोई ऐसे रियल बजट नहीं है। ठीक है, मुझे तो तकरीबन एक्सपर्ट्स की राय है ये कि ये कोई रियल बजट नहीं है, पॉलिटिकल टाइप बजट है। सिर्फ इलेक्शंस तक के लिए आप देखिएगा कि इस बजट को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद इसको मुझे नहीं लगता कि इसके कोई चांसेस हैं कि इसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल। हम लोग कर्जे के ऊपर हैं और फिर हम अपना इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम लोगों के हालात कितने ख़राब हैं, और ऊपर से हम लोगों के पास पैसे हैं नहीं। ये वाले पैसे तक अभी तक हम लोगों को कंफर्म नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिर ऊपर से ये वाले हमारे पास पैसे डेफिसिट, इसका खसारा हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो ये एक एक्सपर्ट्स ने जो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये सारे अपने फुलफिल करती है जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई है, जो अपना बजट बनाया है। खैर, जैसे ही IMF का बेल आउट पैकेज आने की बात होगी तो फिर ये आप देखेंगे कि ये सारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम टोटल बात करें, टोटल जो हमारे एक्सपेंडिचर है ना वो है 19,736 बिलियन, क्योंकि एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाले है, और एक हमारे पास ये भी तो है ना जो प्रोविंसेस का शेयर है। मतलब इन दोनों को मैं प्लस कर रही हूँ ताकि आपको एक और तरीके से भी बता सकूँ कि कैसे हम अपना ये डेफिसिट निकाल सकते हैं। ठीक है, 5,276 प्लस 14,460, इसको प्लस करेंगे 19,736 माइनस 12,100। अब ये कैसे आया? ये है हमारे इनकम 9,200 प्लस 2,963, इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास हुए 12,100। तो इतने एक्सपेंडिचर्स में से जब हमने अपनी इतने इनकम जो है वो माइनस की तो हमारे पास आ गया डेफिसिट 7,573, जो कि है 6.54% का हाईएस्ट डेफिसिट है हमारे पास ये एवर। ठीक है, तो इसको फुलफिल करने के लिए हमें लोन्स लेने होंगे या हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी, या हम जो इसहाक डार ने प्लान भी पेश किया कि हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, या फिर हम दोबारा जाएंगे कहीं ना कहीं और मांगने के लिए। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या कंडीशन होगी, ये फ्यूचर में पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, हमारे एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। ठीक है, जो 14,460 में से एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि बाकी जो है वो प्रोविंसेस का शेयर है, इसमें से जो एक्सपेंडिचर होंगे वो हम देखते हैं। इसमें तो सबसे पहले तो डेब्ट सर्विसिंग निकालने, जो कि हम लोगों ने कर्जे वापस देने हैं, वो हैं 7,303 बिलियन। अब ये कोई मजाक बात नहीं है, 7,303 बिलियन मतलब हमारा 60% जो है वो हमारा निकल गया। 60% जो है 100% इनकम में से 60% तो हमारा डेब्ट सर्विसिंग में निकल गया। हमारे पास बाकी 40% बचे। फिर हम देखते हैं अपना डिफेंस बजट। डिफेंस बजट है हमारा 1,804 बिलियन, जो कि है 15%। अब 14 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 14.9 समथिंग परसेंट है, तो राउंड ऑफ करके 15, 16 और 15, 60 और 50 हमारे पास कितने, 70, 75। अब 75% जो है वो हमारा हो गया डेब्ट सर्विसिंग और डिफेंस। मतलब हमारे पास अब पूरे मुल्क को चलाने के लिए, इस सबको चलाने के लिए, जो कि मैंने अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है, अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ हमारे पास है 25%। ठीक है, 25% जो है वो हम अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हम अपनी पेंशन, अपनी सैलरीज, अपना पूरा खर्चा जो हम अपना चलाएंगे वो 25% में से चलाएंगे। तो ये आप देखें ये कितना बड़ा हमारे साथ धोखा है, लोगों के साथ कैसे ये लोग खेलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में जो जाएंगी वो 4,203 बिलियन के तकरीबन करीब जो है वो पैसे अलोकेट किए जाएंगे, जो कि सैलरीज वगैरह के लिए जाएंगे, डेवलपमेंट वगैरह के लिए। फिर PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अब इसके लिए आप देखें 950 बिलियन, 7.8%। फिर भी पहले के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम है। और ये भी
असल में इस वजह से थोड़े ज़्यादा चीज़ें रखी हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। और मैंने जैसे पहले आपको कहा एक पॉलिटिकल टाइप का बजट बनाया है इन्होंने, तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, वोटिंग लेने के लिए, जाहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब सब्सिडीज इन्होंने दे दी 1.07 ट्रिलियन। आपके पास IMF का बेल आउट पैकेज इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, आप अपने पॉलिटिकल टर्मोइल से निकले नहीं है, आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट 6 बिलियन पड़ा हुआ है, आपके पास GDP रेशो इतना, GDP इतनी आपकी लोवेस्ट जा रही है, इन्फ्लेशन आपकी इतनी हाईएस्ट जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से, मतलब कहाँ से आप इतने पैसे लाएंगे कि आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं? आई डोंट नो। उसके बाद 761 बिलियन पेंशन के लिए, हेल्थ के लिए, अब देखिए हेल्थ के लिए 22.7 बिलियन। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, अब देखिए 230 मिलियंस में जा रही है, ठीक है, और उसके लिए आप हेल्थ के लिए 22.7, और यहाँ पर आप देखें 1804। तो लोगों की सेहत से ज़्यादा उनका डिफेंस इंपॉर्टेंट हो गया। और 75 सालों में अभी तक किसने हमारे ऊपर हमला कर लिया, जो हमें इतने बड़े बड़े एटॉमिक पावर्स की और ज़रूरत पड़ेगी कि हज़ारों में इनके लिए, और सिर्फ 22 बिलियन हेल्थ के लिए। तभी तो हमारे पास ना कोई हॉस्पिटल्स हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास प्रॉपर बेड सिस्टम है, ना हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, और जो हैं तो वो भी हमारे पास बाहर चले जाते हैं। तो बहुत हमारे पास मसले हैं, कोई मजाक नहीं। इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, इसी इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से इसी साल हमारे 8 लाख लोग जो हैं वो हमारे यहाँ से चले गए, दूसरे कंट्रीज चले गए कमाने के लिए कोई कैसे। तो इस वजह से अभी ये बोट का भी वाक़या आपको पता है पेश आया, उसमें से 1 लाख लोग तो इंजीनियर्स, डॉक्टर थे। अब देखें कितने बुरे तरीके से हमारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन किया जा रहा है। हमारे पास से एजुकेटेड लोग जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इतना बड़ा वैक्यूम है वो कौन फुलफिल करेगा? ये लोग नहीं सोचते। हमारे पास एजुकेशन पे, हेल्थ पे ये लोग नहीं लगाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रूट है, जो कि बैकबोन है एक कंट्री के लिए। इंडिया देखें आज हमसे कितना आगे, क्योंकि उसने अपनी एजुकेशन के ऊपर दिया है, उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया है, उसने अपने कैपिटल को कितना ज़बरदस्त बना लिया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसने अपने पूरे कंट्री को दुनिया में उसने मनवाया है 1947 के बाद। और आज हम देखें उन लोगों के पास, जिनके पास, इंडिया वालों के पास, जिनके पास शूज़ पहनने के लिए नहीं थे क्रिकेट में, और आज देखें वो अपनी पूरी एप्पल के स्टोर्स उनके यहाँ पे खुल रहे हैं, और आज हम लोग देखें एक सीट के ऊपर अभी तक लड़ रहे हैं। खैर उसके बाद अगर हम अपना एग्रीकल्चर देखें, एग्रीकल्चर के ऊपर नो डाउट इन्होंने अच्छा किया है, वो भी इनके ही हैं। खैर 1800 से 2250 बिलियन तक इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें भी जो इन्होंने इम्पोर्ट होंगी चीज़ें, उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी हैं, सीड्स हो गई, मशीनरीज वगैरह हो गई, और असल में एनर्जी एफिशिएंसी लानी। इस बजट में ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है, ठीक है, हमें इंडस्ट्री को एडवांस करना है, और हमें एनर्जी एफिशिएंट के ऊपर काम करना है। तो वो कैसे आएगी, वो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे हम रिफॉर्म्स लाएंगे कि वो जो है हमारी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग जाएँ, हमारी जो कार्बन इमिशन है वो कम से कम हो, और हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाएँ। तो वो ऐसे ही होगा। ये अच्छी बात है, एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट किया है। फिर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें इन्होंने 12.5% इंक्रीज़ किया है। ये मुझे जो प्रोग्राम है वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम और हम लोगों को जहालत में धकेल रहा है। औरतें बाहर खड़ी हुई हैं, बैंकों के बाहर खड़ी हुई हैं इतने बुरे हालात में, पुलिस वाले उनके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, उनको डंडे मारते हैं। और ये करने के बजाय आप उनको अगर कोई अच्छे स्किल सिखाएं, आप उनके लिए कोई इंडस्ट्रीज़ लगाएं, जो आप इतने पैसे BI या SP के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप उनके लिए नौकरियां लाएं, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो सारी ज़िंदगी लाइनों में खड़ी रहें। और इसी वजह से वो लोग फिर कभी मेहनत नहीं करते, और वो फिर उनको आदत हो जाती है। फिर सोलराइजेशन 30 बिलियन इस पे इन्वेस्ट किया है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी सोलराइजेशन वाली। हम लोग अब मैकेनिकल मीन्स से मैनमेड मीन्स की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल से हम लोग नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारे जो क्लाइमेट है वो भी हमारा इम्प्रूव होगा। हमारी जाहिर सी बात है, हम सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान को पड़ते हैं। अभी रिसेंट फ्लड्स में तो हमने देख लिया है। उसके अलावा अभी भी हमारे यहाँ पे वो साइक्लोन आने वाला था, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर हम ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देंगे, अगर हम अपनी पॉलिसीज़ इन्वायरमेंटल
प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, सपोर्टिव होंगी, तो वो हमारे लिए और अच्छा होगा। 50,000 ट्यूबवेल्स हैं, उनको सोलराइज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी वगैरह को एडवांस किया जा रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखें आप, एक्सपेंडिचर मतलब कितने थोड़े इमेजनरी टाइप के आपको लगेंगे, जैसे कि मुझे लगे इतनी सब्सिडीज़ देना, इतना पेंशन, और हम 35% जो है वो इंक्रीज़ किया गया है वो 1 से 16 ग्रेड वालों के लिए सैलरीज़ में, और उसके अलावा 17 से 22 ग्रेड वालों के लिए 30% सैलरीज़ में। अब ये पैसा सारा कहाँ से आएगा, अभी तक तो पैसा है नहीं, खैर। और उसके अलावा 17% जो है वो पेंशन्स के ऊपर लगाया गया है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए अच्छी खबर है, पर इन लॉन्ग टर्म ये कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे एक इकोनॉमिक क्राइसिस को सेटल आउट करने के लिए। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाने पड़ेंगे, इस एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो होप्स हो कि हम आज के बाद 10-15 सालों में काफ़ी हमारे मुल्क में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो ये एक्सपेंडिचर है हमारे इस बजट के, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब ये एक्सपेंडिचर हम फुलफिल कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास पैसे आएंगे तो हम फुलफिल करेंगे ना, तो वो हम कहाँ से लेंगे। हमारे पास हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हम लोग मुल्क से तो हमारे पास कमी पैसा आता है, जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर जो हमारे पास डिफिसिट आता है हम उसको कैसे फुलफिल करते हैं। हमारे पास एक ही है, एक्सटर्नल लोन्स, एड्स, IMF, सऊदी, UAE, US। उसके अलावा तो हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। चाइना हमारा दोस्त, मतलब ये सब बेजार हो गए अब हमें कर्जे दे के। तो सऊदिया से पहले सऊदी, UAE, इन लोगों से तो हम लोग मांग मांग के थक गए। 3-3 बिलियन अभी भी इनके डिपॉजिट्स में पड़े हुए। तो हमारी जो है वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो थोड़े से स्टेबल हैं, तो वो भी यूज़ करेंगे हम लोग। सऊदी और UAE के डिपॉजिट्स भी हम लोग यूज़ करेंगे इस बजट के लिहाज से। उसके अलावा हम लोग और 3-3 बिलियन इन दोनों से लेंगे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से हम लेंगे 145 बिलियन, 100 बिलियन। उसके अलावा हम 696 जो है वो मिलियंस हम IMF से लेंगे। उसके अलावा यूरो बॉन्ड, इंटरनेशनल सुकुक, वो हम अपने राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे 435 तक। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स से 1305 मिलियन हम कर लेंगे। उसके अलावा सेफ चाइना डिपॉजिट, इसको भी हम इंक्रीज करवाएंगे 1.16 बिलियन तक। तो हमारे पास यही है कुछ सॉल्यूशंस जो हम कर सकते हैं। सऊदी से मांगना, IMF बेल आउट पैकेज का इंतजार करना, जो कि 9th रिव्यू अभी तक हुआ नहीं है, जो नवंबर में होना था। बॉन्ड्स के ऊपर रिलाई करना, इंटरनल बैंक्स के ऊपर रिलाई करना, ये शायद फिर भी थोड़ा पॉसिबल हो। मे बी ये भी पॉसिबल हो, लेकिन जो IMF और ये है, IMF है, यूरो बॉन्ड है, ये मुझे थोड़ा लगता है कि ना हो। सेफ चाइना डिपॉजिट ये में भी पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये कुछ हैं सॉल्यूशंस जो डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ये शॉर्ट टर्म है, ये जो इन्होंने बताए हैं, ठीक है, फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, लोगों के लिए भी अच्छी बात है, लोग खुश होंगे, ठीक है। मोहब्बत बढ़ेगी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जहाँ पे देखे ना, मतलब जहाँ पे पैसे के मसले होते हैं ना, पॉवर्टी होती है, वहाँ पे क्राइम्स होते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती है। जहाँ पे पैसों के मसले नहीं होते वहाँ पे ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा होती है। वहाँ पे ये सारे जो मसले हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन ये एक जो बजट है, ये समझो आपको एक दिलासा दे रहे हैं, एक तसल्ली दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इलेक्शंस के बाद देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।